Good morning, dear students. It is video number 3 of chapter number 10, that is respiration in organisms. In the last videos, we have studied about the breathing and the cellular respiration. So let's continue it. So now our next topic is what we breathe out. हम जब एयर को एक्सहेल करते हैं तो उसमें से क्या आता है, ठीक है. Let us perform the following activities to know what we breathe out. Activity number 3. Take a clean glass or plastic bottle. Make a hole in its lid and fix it on the bottle. एक्टिविटी नंबर 3 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक क्लीन ग्लास की या प्लास्टिक की बॉटल लेंगे और उसके ढक्कन में एक होल कर देंगे, ठीक है, और उसको बॉटल पर फिक्स कर देंगे. Pour some freshly prepared lime water in the bottle. Insert a plastic straw through the hole in the lid in such a way that it dips in lime water. Blow gently through the straw for a few times. अब आपको क्या करना है, जो होल आपने लिड के अंदर बनाया था उसके अंदर से एक स्ट्रॉ को गिवन पिक्चर के अकॉर्डिंग इस तरीके से फिक्स करना है, ठीक है, और बॉटल के अंदर जो फ्रेश लाइम वाटर है उसे प्रिपेयर करके पोर कर देना है, उसे उससे भर देना है, ठीक है. हम इस स्ट्रॉ को इस तरीके से इसके अंदर डालेंगे कि वो उसकी जो एक एंडिंग है वो कम्प्लीटली लाइम वाटर के अंदर डिप रहे, उसके अंदर चली जाए, ठीक है. द लाइम वाटर इन द ग्लास और प्लास्टिक बॉटल टर्न्स मिल्की. अब जब आप धीरे धीरे उसके अंदर से एयर ब्लो करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रॉ के अंदर से, ठीक है, उसमें फूंक मारेंगे तो क्या होगा, बबल्स की फॉर्म में एयर वाटर में से निकलेगा, ठीक है. और थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, जो लाइम वाटर है उसका कलर मिल्की हो गया, ठीक है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर हमने एक्सहेल करी है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच क्वांटिटी में होती है, अच्छी क्वांटिटी में होती है, ठीक है. और कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तो वो उसका कलर मिल्की कर देती है, ठीक है. द एक्सहेल्ड एयर कंटेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टर्न्स लाइम वाटर मिल्की. एक्सहेल एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो कि उस लाइम वाटर को कैसा कर देती है, मिल्की बना देती है, ठीक है. नाउ वी विल डू वन मोर एक्टिविटी, वेदर in the exhaled air moisture is present or not. Okay, so let's do one more activity number 4. Exhale or breathe out air from your mouth on a clean mirror. हम क्या करेंगे, एक मिरर के ऊपर, क्लीन मिरर के ऊपर ब्रीथ को माउथ से एक्सहेल करेंगे, ठीक है. The clean mirror becomes cloudy and you may even find some water drops on the mirror. The air we breathe out contains water vapor. The water vapor condenses on the mirror surface to form tiny droplets of water. अब इसमें क्या हो रहा है, जब हम अपने मुंह से एक्सहेल करेंगे एयर को मिरर के ऊपर तो हम वहाँ पे कुछ क्लाउडी सरफेस देख सकते हैं या फिर हम कुछ ड्रॉपलेट्स भी मिरर पे देख सकते हैं. अगर आप विंटर सीजन में ये काम करोगे तो आपको ड्रॉपलेट्स नज़र आ सकती हैं, ठीक है. ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एयर हम एक्सहेल कर रहे हैं उसके अंदर मॉइस्चर वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और जब वो मिरर की सरफेस से जो कि ठंडी है उससे टकराता है तो वो कंडेंस हो जाता है और वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है. तो एक्टिविटी नंबर 3 से हमें क्या पता लगा कि जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है, और एक्टिविटी नंबर 4 से हमें क्या पता लगा कि जो एयर हम एक्सहेल करते हैं उसके अंदर वाटर वेपर भी प्रेजेंट होती है. ओके, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर इन इनहेल्ड एंड एक्सहेल्ड एयर इज गिवन इन द टेबल बिलो. अब हमें टेबुलर फॉर्म में परसेंटेज वाइज ये दिया हुआ है कि इनहेल्ड एयर में या एक्सहेल्ड एयर में कितनी गैस किस परसेंटेज में होती है, ठीक है. फॉर एग्जांपल अगर हम देखें ऑक्सीजन जो एयर हम इनहेल करते हैं उसमें 21% होती है, आइडियली हम मान रहे हैं, और एक्सहेल्ड एयर में ये 16.4% होती है. इसका मतलब ये जो 4.6 का डिफरेंस आ रहा है उतना परसेंट ऑक्सीजन हमारी बॉडी ने कंज्यूम कर लिया, ठीक है.
कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल्ड एयर में है 0.04% और एक्सहेल्ड एयर में इसकी परसेंटेज देखिए 4.4 हो गई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। वाटर वेपर इनहेल्ड एयर में बहुत ही कम होता है, लेकिन जब हम इसे एक्सहेल करते हैं तो ये अलॉट बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका हम एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं दे सकते क्योंकि ये प्लेस टू प्लेस हमारी वेरी करेगी, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्नीजिंग। द एयर अराउंड us sometimes contains various types of unwanted particles such as smoke, dust, pollen, etc. When we inhale air, the unwanted particles present in the air usually get trapped in the hair of nasal cavity. ठीक है, अब हमारे सराउंडिंग्स में जो एयर है वो हमेशा क्लीन तो नहीं होती है ना, उसके अंदर कुछ अनवांटेड पार्टिकल्स भी होते हैं, जैसे स्मोक के, डस्ट के, पोलन के, ठीक है। तो जब हम एयर को इनहेल करते हैं, अपनी बॉडी में लेते हैं, तो ये पार्टिकल्स भी एयर के साथ अंदर चले जाते हैं, ठीक है। वैसे तो हमने क्या पढ़ा था कि हमारे नोस्ट्रल्स के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नेज़ल कैविटी के अंदर, और नोस्ट्रल्स के अंदर हेयर्स होते हैं, वो इन डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, ठीक है, यही पढ़ा था। तो हाउएवर समटाइम्स दीज पार्टिकल में गेट पास्ट द हेयर इन द नेज़ल कैविटी, there they cause irritation of lining of the nasal cavity, as a result of which we sneeze. Sneezing expels these unwanted foreign particles from the inhaled air and a dust-free clean एयर एंटर्स आवर बॉडी, ठीक है। कभी कभी तो क्या होता है, हेयर जो होते हैं इस डस्ट को रोक लेते हैं, ठीक है, इससे वहाँ पे इरिटेशन करने लगते हैं, और अगर उन हेयर से पास हो जाती है, नेज़ल कैविटी के मेम्ब्रेन तक आती है, तो वो वहाँ पे भी इरिटेशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। इससे क्या होता है, हमें छींक आती है, हम स्नीज़ करते हैं, ठीक है, और स्नीज़ के साथ ही जो एयर प्रेशर बाहर आता है उससे ये फॉरेन पार्टिकल्स सारे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और जब हम फिर से ब्रीथ करते हैं तो अंदर एक डस्ट फ्री और क्लीन एयर जाती है। नाउ हियर इज़ वन मोर फैक्ट, डिजीज़ ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। Smoking tobacco heavily in the form of cigarette, बीड़ी or cigar damages the air sacs, that means alveoli, and reduces the total surface area of the lungs, thereby causing a disease called emphysema, ठीक है। दैट मीन्स जब हम टोबैको को स्मोक करके थ्रू अंदर लेते हैं, ठीक है, उसकी जो स्मोक अंदर जाती है, चाहे वो सिगरेट के फॉर्म में जाए, बीड़ी के साथ जाए, सिगार के साथ जाए, ठीक है, दैट मीन्स अगर स्मोक अंदर जाता है, कहाँ तक पहुँचेगा ये, एल्वियोली तक, जो कि क्या है, एयर सैक्स हैं, वहाँ तक जाएंगे तो वो उसको डैमेज कर देता है, ठीक है। और अगर वो उनको डैमेज कर देगा तो लंग्स का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, यानी कि उसका जो टोटल सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा लंग्स का, और इसी कारण से एक डिजीज़ जिसका नाम क्या है, एम्फिसेमा है, वो हो जाती है, ठीक है। स्मोकिंग ऑल्सो कॉजेज लंग कैंसर, आपने सुना भी होगा, स्मोक से कैंसर भी हो जाता है। इनफैक्ट इन टीवी एडवर्टाइजमेंट हम सुनते हैं कि स्मोकिंग से कैंसर हो सकता है, ठीक है। नाउ हियर अ टेबल इज गिवन इन विच द डिफरेंसेस बिटवीन कंबशन एंड रेस्पिरेशन इज गिवन, ठीक है। अब हमने प्रीवियस चैप्टर्स में कंबशन पढ़ा था, ठीक है। कंबशन आपने कोल का, पेट्रोलियम का, इन सब का पढ़ा हुआ है। कंबशन क्या होता है आप जानते हो, एक प्रोसीजर है जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, हीट मिलती है, एनर्जी मिलती है, लाइट मिलती है, ठीक है। रेस्पिरेशन भी क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हमें एनर्जी मिलती है। जब दोनों ही प्रोसीजर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए हैं तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, उसके लिए एक टेबल गिवन है, ठीक है। सो लेट्स रीड इट। द फर्स्ट पैरामीटर इज एनर्जी, ओके। इन कंबशन एनर्जी इज रिलीज्ड इन अ सिंगल स्टेप इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है। कंबशन में जो एनर्जी है वो सिंगल स्टेप में रिलीज हो जाती है, हीट और लाइट के फॉर्म में। एक ही स्टेप है, आपने किस कोल को जलाया, ठीक है, रिएक्शन हुई और एनर्जी और हीट प्रोड्यूस हो गए, ठीक है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप्स एंड स्टोर्ड इन केमिकल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड ATP, adenosine triphosphate. It is energy rich molecules which can be used whenever needed, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, जो एनर्जी रिलीज होती है वो कुछ स्टेप्स में होती है, ठीक है, और इस एनर्जी को हम स्टोर भी कर सकते हैं केमिकल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। उन केमिकल मॉलिक्यूल्स को हम क्या कहते हैं, ATP।
ATP इसके स्ट्रक्चर वाइज नेम दिया हुआ है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ATP का फुल फॉर्म क्या हुआ? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल होते हैं, यानी कि जब ATP बर्न होता है तब हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, इसको हम जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई है इसको हम ATP की फॉर्म में ही स्टोर भी करके रख सकते हैं। ठीक है, और जब हमें चाहिए एनर्जी की नीड होगी तो हम इससे वापस ले सकते हैं। ठीक है, नाउ सेकेंड पैरामीटर इज टेम्परेचर। इट अकर्स एट हाई टेम्परेचर। कंबशन क्या होता है? हाई टेम्परेचर पे होता है, जबकि जो रेस्पिरेशन है वो बॉडी टेम्परेचर पे ही होता है। ठीक है, नाउ द थर्ड वन इज प्लेस। इट अकर्स एनीवेयर। कंबशन कहीं भी हो सकता है, जहाँ भी आप किसी भी कोल को, किसी भी मटेरियल को बर्न करोगे, ठीक है, तो हीट या लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये तो कहीं भी हो सकता है, लेकिन रेस्पिरेशन जो है ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रॉपर्टी है। ठीक है, रेस्पिरेशन हमेशा कहाँ होगा? लिविंग सेल्स में। नाउ द फोर्थ पैरामीटर इज रेट। ओके, कंबशन जो है एक फास्ट प्रोसीजर है, जबकि रेस्पिरेशन स्लो प्रोसीजर है। ठीक है, कंबशन में जैसे ही आपने किसी भी मटेरियल को बर्न किया तब हीट और लाइट प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन रेस्पिरेशन में ब्रेकडाउन ऑफ फूड को करने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो ये एक स्लो प्रोसेस होगा। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट टेबल, दैट इज टेबल 10.5 in which differences between breathing and cellular respiration is given। ठीक है, टेबल 10.5 में हमें ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर डिफरेंसेस बताए हैं। ठीक है, सो फर्स्ट पैरामीटर इज प्रोसेस। बेसिकली ब्रीदिंग क्या होती है? इट इज़ अ फिजिकल प्रोसेस इन विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस। नो केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, ब्रीदिंग के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होती है, सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है, दैट्स इट। उस प्रोसीजर को तो हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग। ठीक है, जबकि जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है ये एक बायोकेमिकल प्रोसीजर होता है। ठीक है, इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच द ब्रेकडाउन ऑफ फूड टेक्स प्लेस। सेलुलर रेस्पिरेशन जो है ये एक बड़ा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर फूड का ब्रेकडाउन होता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, नाउ द सेकेंड पैरामीटर इज एनर्जी। एनर्जी इज़ नॉट रिलीज्ड। ब्रीदिंग में एनर्जी रिलीज नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो क्या हो रहा है? सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। एनर्जी रिलीज होने के लिए ब्रेकडाउन ऑफ फूड तो हो। ठीक है, और वो किस में होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन में। दैट मीन्स इन सेलुलर रेस्पिरेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। सेलुलर रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज होती है। ओके, नाउ कम टू द अकरेंस। इट अकर्स आउटसाइड द सेल्स। ब्रीदिंग जो होती है सेल्स से बाहर होती है, सेल्स वाले तक तो हम जाते ही नहीं है। ब्रीदिंग में सिर्फ नोज से लेकर एल्वियोली तक जाने का काम होता है। गैस वहाँ तक गई है, एल्वियोली की सरफेस ने ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे दे दी, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वियोली से होती हुई नोज़ के थ्रू बाहर चली गई। दैट्स इट। ये प्रोसीजर किस में होगा? ब्रीदिंग के अंदर। ठीक है, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होगा? ब्लड के थ्रू जब ऑक्सीजन सेल्स तक पहुंचती है तो वहाँ पर यूजिंग एंजाइम्स ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है। तो ये सारा प्रोसीजर कहाँ होता है? सेल के लेवल पे। ठीक है, तो इट अकर्स इनसाइड द सेल। सेलुलर रेस्पिरेशन नाम से ही पता लग रहा है कहाँ होगा? सेल के अंदर होगा। ठीक है, नाउ द फोर्थ एंड द लास्ट पैरामीटर इज एंजाइम्स। एंजाइम्स आर नॉट इन्वॉल्व। ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम इन्वॉल्व नहीं होता, जबकि सेलुलर रेस्पिरेशन में एंजाइम्स भी एक स्टेज पे आकर नीडेड होते हैं, उनकी भी हमें रिक्वायरमेंट होती है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज रेस्पिरेशन इन अदर एनिमल्स। ठीक है, अब हम डिफरेंट एनिमल्स में रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ब्रीदिंग इन सम कॉमन एनिमल्स इज डिस्क्राइब्ड बिलो। अब अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जिनके थ्रू वो ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम सबके डिफरेंट होते हैं, तो हम सबके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज रेस्पिरेशन इन लोअर ऑर्गेनिजम्स। In unicellular organisms such as amoeba and paramecium, फिगर 10.8 के ए में तो आपको अमीबा शो किया हुआ है और बी में पैरामीशियम शो किया हुआ है। ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस
टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम जानते हैं कि अमीबा और पैरामीशियम कैसे हैं, यूनिसेल्युलर। दैट मीन्स इनके अंदर एक ही सेल होती है। जब एक ही सेल होती है तो ना तो उसके टिश्यूज़ बनेंगे, ना उनसे कोई ऑर्गन बनेगा और ना ही उनका कोई सिस्टम होगा। ठीक है, एक ही सेल के अंदर सारा काम होता है, तो वही सेल इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि वही ब्रीदिंग का काम भी करती है। ठीक है, सेल की जो वॉल होती है उसके थ्रू ये डिफ्यूजन के थ्रू गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट्स। अब हम इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन देखते हैं। इंसेक्ट्स लाइक ग्रास हूपर एंड कॉकरोचेस हैव अ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ अ नेटवर्क ऑफ थिन एयर ट्यूब्स कॉल्ड ट्रैकिया स्प्रेड इनटू द होल बॉडी ऑफ द इंसेक्ट। अब जो इंसेक्ट्स हम बात कर रहे हैं लाइक ग्रास हूपर, कॉकरोच, इनके अंदर क्या होता है, एक थिन एयर ट्यूब्स का, जिनको ट्रैकिया बोलते हैं, उनका एक नेटवर्क होता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो, है ना, ये पीच कलर से थिन एयर ट्यूब्स आपको शो की हुई हैं। इनको हम क्या बोल रहे हैं, ट्रैकिया बोल रहे हैं। ठीक है, दीज एयर ट्यूब्स हैव tiny openings called spiracles on the sides of their body। इन इंसेक्ट्स की बॉडी के साइड पे स्पायरिकल्स होते हैं। स्पायरिकल्स क्या होते हैं, इन एयर ट्यूब्स की ओपनिंग होती है। ठीक है, जिससे कि ये गैसेस का एक्सचेंज कर सकते हैं। द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द बॉडी थ्रू स्पायरिकल्स। इन स्पायरिकल्स से ऑक्सीजन रिच एयर जो है वो इनकी बॉडी के अंदर जाती है। The air now goes into tracheae, diffuse into the body tissues and reaches every cell of the body। अब ये जो एयर है जो स्पायरिकल से एंटर हुई है, जिसमें ऑक्सीजन अच्छी क्वांटिटी में है, वो ट्रैकिया में जाती है और इन इंसेक्ट्स के बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूजन के थ्रू पहुंच जाती है। ठीक है, और वहाँ से फिर इनकी बॉडी की हर सेल तक ऑक्सीजन चली जाती है। Here oxygen is used to break down the food to produce energy and carbon dioxide. This carbon dioxide from the cells goes into the tracheal tubes, that is tracheae, and moves out of the body through spiracles। अब ये जो ऑक्सीजन है ये कहाँ काम में आएगी, फिर से ब्रेक डाउन ऑफ फूड करने के लिए, जिससे कि एनर्जी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होंगे। एनर्जी तो यूज़फुल है इसलिए वो तो ऑर्गेनिज्म के काम आ जाएगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड तो अनवांटेड है, तो ये क्या होगी, वापस से उन ट्रैकियल ट्यूब्स यानी ट्रैकिया के थ्रू, स्पायरिकल्स के थ्रू उनकी बॉडी से बाहर आ जाएगी। ठीक है, इन दिस वे जो इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन हो रहा है उसमें भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी हो रहा है और ब्रेक डाउन ऑफ फूड भी हो रहा है। दैट मीन्स ऑक्सीजन उनकी बॉडी की हर सेल तक पहुंच रही है। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इन अर्थवॉर्म्स। The earthworm breathe through their thin and moist skin। earthworms कहाँ होते हैं, मिट्टी में होते हैं। ठीक है, मिट्टी में मॉइस्चर तो होता ही है, तो वो ब्रीथ किसके थ्रू करते हैं, उनकी मॉइस्ट और थिन स्किन के थ्रू, है ना। अर्थवॉर्म्स की स्किन बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और उसी के थ्रू ये ब्रीथ करते हैं। दैट मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्किन के थ्रू होता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन इन फ्रॉग्स। फ्रॉग्स लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। ये हम अच्छे से जानते हैं कि फ्रॉग्स पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रहते हैं, इसलिए इसमें दो चीज़ें होती हैं रेस्पिरेशन के लिए। फ्रॉग्स हैव अ पेयर ऑफ लंग्स लाइक ह्यूमन बींग्स टू ब्रीथ ऑन लैंड। ह्यूमन बींग्स की तरह ही लैंड पे ब्रीथ करने के लिए फ्रॉग्स में क्या होता है, लंग्स होते हैं। ठीक है, इन वाटर दे ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। पानी के अंदर वो क्या करते हैं, अर्थवॉर्म की तरह ही अपनी मॉइस्ट स्किन से ब्रीथ करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर दो ऑर्गन्स हो गए, एक स्किन और दूसरा लंग्स। लंग्स तो कहाँ पे काम आते हैं, लैंड पे, और मॉइस्ट स्किन जो है वो कहाँ काम आती है, पानी में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इन फिश। फिश हैज़ स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग कॉल्ड गिल्स फाउंड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ इट्स हेड। फिशेस के अंदर गिल्स होते हैं। ठीक है, ये एक स्पेशल ऑर्गन है ब्रीथ करने के लिए और ये कहाँ होते हैं, उसके हेड के दोनों तरफ। ओके, द फिश ब्रीथ्स बाय टेकिंग इन वाटर
through its mouth and sending it over the gills. अब फिश क्या करती है, अपने मुंह से पानी ऐसे अंदर जाने देती है और ये कहाँ जाता है, इसके गिल्स पे. ठीक है. गिल्स आर वेल सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स. गिल्स के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स होती हैं यहाँ पर. ठीक है. द ब्लड वेसल्स ऑफ द गिल्स एक्सट्रैक्ट डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन फ्रॉम दिस वाटर एंड सेंड इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. अब ये ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, गिल्स के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें से उसके अंदर घुली हुई ऑक्सीजन, उसके अंदर डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगी और उसको इसकी पूरी बॉडी पार्ट्स में भेज देंगी. ठीक है. कार्बन डाइऑक्साइड इज ब्रॉट बैक बाय द ब्लड इनटू द गिल्स फॉर एक्सपेलिंग इनटू द सराउंडिंग वाटर. अब गिल्स के अंदर क्या होगा, वापस से जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो ब्लड में थी वो गिल्स के थ्रू वापस से पानी में चली जाएगी और पानी के थ्रू ही बाहर आ जाएगी. तो यहाँ पे एक ओपनिंग होती है, यहाँ से पानी बाहर आ जाता है. ओके.